So once again, good morning to all. As I said yesterday, today we will talk about the PDF of federalism. जैसा कि मैंने कहा था कि जो PDF मैं आपको फेडरलिज्म चैप्टर के लिए प्रोवाइड करूंगा उस पर बात करूंगा। आपके स्क्रीन पर वह PDF दिख रहा है। तो जैसा कि पिछला PDF था उसी तरह से इस चैप्टर में भी सबसे पहले टर्म्स टू लर्न रहेंगे और टर्म्स टू लर्न में सबसे पहला जो टर्म है वह है फेडरलिज्म। ठीक है, इसमें फेडरलिज्म की डेफिनेशन दी गई है, व्हाट इट इज इन बुक। Federalism is a system of government in which there are two or more level of government. Federalism गवर्नमेंट का सिस्टम है, गवर्नेंस का सिस्टम है जिसमें दो या दो से ज्यादा लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, एंड पावर इज डिवाइडेड बिटवीन और अमंग द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और पावर जो है वह बटे हुए होते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म, और इसको हम लोगों ने बुक में भी अंडरलाइन किया है। Once again I am repeating, federalism is a system of government in which there are two or more level of government and power is divided between और among the levels of government। अगर टू है तो between शब्द होगा, और अगर ज्यादा लेवल है, दो से ज्यादा लेवल है तो among। एग्जाम्पल इंडिया एक फेडरल कंट्री है और यहाँ 3 लेवल्स हैं गवर्नमेंट के। अगला टर्म है यूनिटेरिज्म। यूनिटेरिज्म जो सिस्टम है वह फेडरलिज्म के अपोजिट है। यूनिटेरिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान दीजिएगा, यूनिटेरिज्म ऐसा सिस्टम है गवर्नेंस का जहां केवल एक ही लेवल होगा गवर्नमेंट का। ठीक है, अगर दूसरा है तो वह सब यूनिट्स होगा, सबऑर्डिनेट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के। ध्यान देने वाली बात है, डिफरेंस में फेडरलिज्म में दोनों के पास पावर है, जैसा कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अपने पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के भी अपने पावर है, इवन जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उसके पास भी पावर है। यूनिटेरिज्म में जो गवर्निंग पावर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, ठीक है, ऑर्डर करने वाला पावर है, वह केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। और जनरली यूनिटेरिज्म में केवल एक ही लेवल होती है गवर्नमेंट की, वह है सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा अगर है भी तो उसके पास पावर नहीं होता। एग्जाम्पल चाइना, जापान। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज जुरिडिक्शन। जुरिसडिक्शन, ठीक है, कार्य क्षेत्र। द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल ऑथोरिटी। ठीक है, वह एरिया, ठीक है, जहां किसी का लीगल ऑथोरिटी है तो दैट इज नोन एज जुरिसडिक्शन। फॉर एग्जाम्पल क्लास टीचर के रूप में मैं आपके लिए क्लास टीचर हूं, ठीक है, या फिर किसी स्कूल के प्रिंसिपल उस स्कूल के लिए हैं, या फिर किसी स्टेट का मुख्यमंत्री उस स्टेट के लिए। फॉर एग्जाम्पल नीतीश कुमार, उनका जुरिसडिक्शन, उनका कार्य क्षेत्र बिहार है। ठीक है, नाउ लिंग्विस्टिक स्टेट, भाषाई राज्य। स्टेट्स ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। वैसे राज्य जिनका निर्माण, जिनका गठन भाषा के आधार पर हुआ है, दे आर नोन एज लिंग्विस्टिक स्टेट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट, तो फेडरल गवर्नमेंट क्या हो गया? फेडरल गवर्नमेंट इज वन वेयर देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देखो, फेडरलिज्म ही जो है, फेडरलिज्म सिस्टम का नाम है, सोच का नाम है, और जहां फेडरलिज्म फॉलो हो रहा है वहां जो सरकार है वो फेडरल गवर्नमेंट
हो गई। ठीक है, तो फेडरल गवर्नमेंट इज वन वेयर देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड पावर इज डिवाइडेड। एक और बात कि जहां फेडरलिज्म में और हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमारा मतलब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी होता है। तो फेडरल गवर्नमेंट की एक तो डेफिनेशन हो गई, दो या दो से ज्यादा लेवल होगी, और उसके बाद जहां दो और दो से ज्यादा लेवल गवर्नमेंट है वहां जो सेंटर के लिए गवर्नमेंट है, पूरे देश के लिए गवर्नमेंट है, उसको भी फेडरल गवर्नमेंट करके संबोधित करते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट काफी पुराना टर्म है, 7, 8, 9 में आपने पढ़ा है। कोलिशन गवर्नमेंट एक ऐसी सरकार, अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज। अगर कम से कम दो पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके सरकार बना रही हो तो वह कोलिशन गवर्नमेंट है। कम से कम दो, दो से ज्यादा हो सकती है, ठीक है, 24 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, ठीक है, बट एटलीस्ट फॉर कोलिशन गवर्नमेंट डेफिनेशन टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड। तो उसी बात को यहाँ डेफिनेशन में लिखा गया है। कोलिशन गवर्नमेंट ऐसी सरकार जो फॉर्म होती है कम से कम दो पॉलिटिकल पार्टियों के कोलिशन करने से, अलायंस करने से। डिसेंट्रलाइजेशन, फेडरलिज्म चैप्टर के लास्ट में हमने डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा, ठीक है। when the central and state government shares some power and functions with local government, it is known as decentralization। जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कुछ पावर को लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं, देन दिस इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। दिस इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। तो बच्चों यह था पार्ट ए। जो पीडीएफ मैं आपको भेजूंगा आज, यह पीडीएफ भेज दूंगा। अगर आज इसमें कुछ करेक्शन करना हुआ तो कल भेजूंगा, ठीक है। तो इस पीडीएफ में सबसे पहला हिस्सा मैंने कुछ टर्म्स को रखा है, आपको उसे याद करना। यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द पीडीएफ। दूसरे हिस्से में फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और ये जो पीडीएफ है इसमें एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर कवर हो जाएंगे, ठीक है। इस पीडीएफ में एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर भी कवर हो जाएंगे। पॉइंट बी है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, और पहला क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वह थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दे रहा है, और यह थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर हो रहा है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ध्यान रखिएगा, इसमें लोकल गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। द थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर इज बिटवीन, और यू कैन से आर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर 3, रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन। जो गांव के लिए सरकार है, ग्रामीण इलाकों के लिए लोकल गवर्नमेंट है, उसका पॉपुलर नाम है पंचायती राज। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। पॉइंट नंबर 4, डैश गवर्नमेंट हैज पावर टू लेजिस्लेट ऑन रेसिडुअरी सब्जेक्ट। रेसिडुअरी सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? यूनियन गवर्नमेंट को। रेसिडुअरी सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? यूनियन गवर्नमेंट को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। नाउ पॉइंट नंबर 5, ट्रांसफर ऑफ सम पावर फ्रॉम सेंटर और स्टेट टू लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के पावर को लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना क्या कहलाएगा? डिसेंट्रलाइजेशन। इसको हमने डेफिनेशन में भी देखा है, टर्म्स में भी देखा है। एक स्टूडेंट जो है वो लेट ज्वाइन किए हैं, और उनका क्वेश्चन है कि आज क्या चल रहा है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, आज जो है, कल मैंने फेडरलिज्म चैप्टर को समझाने का काम खत्म कर दिया, ठीक है। यस्टरडे वी कंप्लीटेड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर फेडरलिज्म, और यस्टरडे आई टोल्ड, कल मैंने बोला था कि हम पीडीएफ देखेंगे
चैप्टर 2 से रिलेटेड। तो आज हम लोग उसी को समझ रहे हैं कि पीडीएफ में क्या क्या बातें है। नाउ पॉइंट नंबर 6, अ लार्ज कंट्री डिवाइड इट्स पावर। तो देखो यहाँ लार्ज कंट्री है क्योंकि किताब में है। मैंने बार बार बोला है कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा देश हो, ठीक है। अब इंडिया के मुकाबले बेल्जियम बहुत छोटा देश है, ठीक है, बेल्जियम को बड़ा देश नहीं बोलेंगे। तो लेकिन खैर, जब एक कंट्री डिसाइड करती है कि वह पावर को स्टेट्स को देगी, ठीक है, इसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे बेल्जियम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, हमारा देश भारत यह भी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। हमने चैप्टर के लगभग शुरू में पढ़ा था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेडरेशन, one is coming together federation and another is holding together federation। जब कोई देश राज्यों का निर्माण करे और उसे पावर दे तो उसे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। और जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स साथ आकर के, ठीक है, बिगर यूनिट फॉर्म करें तो वैसे में उसे कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। और कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल है अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज एन एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। नाउ पॉइंट नंबर 8, अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म पंचायत समिति। ग्राम पंचायत, कुछ ग्राम पंचायत मिल करके पंचायत समिति बनाते हैं। पंचायत समिति को मंडल भी बोलते हैं, ब्लॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने दो पार्ट को देखा। पहला पार्ट में क्या था, डेफिनेशंस, जैसा कि मैं अक्सर आपको पीडीएफ या नोट्स में देता हूं। दूसरे पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स। तीसरा पार्ट कुछ क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स हैं। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो एनसीईआरटी बुक के सीरियल के अनुसार नहीं है। मैं बार बार क्लियर करता हूं, एनसीईआरटी बुक के जो प्रश्न हैं, ठीक है, उस अकॉर्डेंस में यहाँ क्वेश्चन आंसर नहीं है, पर एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर को यह पीडीएफ कवर करता है, ठीक है। पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1, point out one feature in practice of federalism in India that is similar to one feature that is different from that of Belgium। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक फीचर ऐसा बताइए इंडियन फेडरलिज्म का जो बेल्जियम फेडरलिज्म के सिमिलर हो, ठीक है। एक फीचर सिमिलर और एक फीचर डिफरेंट, ठीक है। एक ऐसी बात बतानी है इंडियन फेडरेशन की, इंडियन फेडरल सिस्टम की और बेल्जियम फेडरल सिस्टम की जो समान हो, ठीक है, समान हो मतलब इक्वल हो, सिमिलर हो, और एक डिफरेंट हो। चलो देखते हैं। इन इंडिया जस्ट लाइक इन बेल्जियम द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू शेयर इट्स पावर विद द स्टेट गवर्नमेंट। यह सेम है, ठीक है। भारत में भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, वह अपने पावर को शेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में। ऐसा बेल्जियम में भी होता है। तो यह पॉइंट दोनों जगह सिमिलर है, ठीक है। लेकिन कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात करें तो यह केवल बेल्जियम में है, ठीक है। बेल्जियम की तरह हिंदुस्तान में, ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट की व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह से हमने एक पॉइंट देखा जो दोनों जगह है, हमने एक फीचर देखा जो केवल बेल्जियम में है, इंडिया में नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी वन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी वन। इसको हम लोगों ने डेफिनेशंस में भी देखा, फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखा, एक बार प्रश्न उत्तर के रूप में देखते हैं। तो इन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में
सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वह वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के साथ में पावर शेयर करती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट पावर शेयर करती है। ठीक है, दोनों ही सरकारें, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, लोगों के प्रति जवाबदेह होती है, आंसरेबल होती है अपने अपने एरियाज में। ठीक है, जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में जितने भी पावर होते हैं वह केवल एक गवर्नमेंट के पास होता है, और वह होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट में पावर शेयर होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट में या यूनिटरी सिस्टम में पावर शेयर नहीं होता है। पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, और वह कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को ऑर्डर कर सकती है। फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल श्रीलंका में, श्रीलंका ने क्या किया, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो पूरा श्रीलंका को गवर्न कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, state two differences between the state any two differences between the local government before and after constitutional amendment in 1992। 1992 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 1992 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, उसके पहले और बाद क्या डिफरेंसेस बताना है। ठीक है, तो जो पॉइंट्स 1992 अमेंडमेंट्स में दिए हैं, 5 पॉइंट याद करने हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है, राइट एनी 5 फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिगार्डिंग डिसेंट्रलाइजेशन इन 1992। तो पांचों फीचर याद करने हैं। तो बिफोर क्या होता था, वह नहीं होता था। जो अमेंडमेंट्स किए गए, क्यों किए गए, क्योंकि उसके पहले वे नहीं होता था। ठीक है, तो पहला फीचर क्या है, पहला फीचर है रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब पहले नहीं होता था, बाद में होने लगा। ठीक है, फिर फीचर क्या है कि जो लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके पास ज्यादा पावर नहीं थे, रिसोर्स नहीं था अपना। अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट को अपने कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को देने पड़े, और रेवेन्यू भी देना पड़ा और रेवेन्यू भी देना पड़ा। फिर पहले क्या होता था, पहले वुमेन के लिए रिजर्वेशन नहीं था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन मिलने लगा, और किसी किसी स्टेट में तो ये हाफ भी है। ठीक है, लगभग हाफ ही हो गया है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। कहीं कोई एक्सेप्शन होगा तो देखना होगा। पॉइंट नंबर 4 देखो, पॉइंट नंबर 4 एक पैराग्राफ टाइप का है, बीच बीच में ब्लैंक्स है, मैं सीधा आंसर पढ़ता हूं। सिंस द यूनाइटेड स्टेट्स इज कमिंग टुगेदर, यूनाइटेड स्टेट क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। ठीक है, तो इस तरह से स्टेट्स के पास पावर है और स्ट्रांग है। यूनाइटेड स्टेट में जो स्टेट है वह स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इंडिया। ठीक है ना, तो इंडिया क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर है। ठीक है ना, इन कंपैरिजन टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावर। ना पॉइंट नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 5 बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, 3 आर्गुमेंट्स आर गिवन। ठीक है, 3 आर्गुमेंट्स आर गिवन। ठीक है, अब बताना है आप किससे सहमत हो। ठीक है,
तो एक आर्गुमेंट है संगीता का, एक है अरमान का, एक है हरीश का। आंसर क्या है मेरा? आई एग्री विथ संगीता रिएक्शन। संगीता का जो रिएक्शन है उससे मैं सहमत हूं। और फेडरलिज्म की जो पढ़ाई है चैप्टर की, उसके आधार पर संगीता का स्टेटमेंट सही है, क्योंकि संगीता क्या बोल रही है? द पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन हैज स्ट्रेंथेंड नेशनल यूनिटी। जो अकोमोडेशन की पॉलिसी है कहीं भी, चाहे बेल्जियम हो, चाहे भारत हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, दुनिया में कहीं भी एकोमोडेशन की पॉलिसी ने नेशनल यूनिटी को मजबूत किया है। आप एग्जांपल देखो बेल्जियम और श्रीलंका का। बेल्जियम ने अकोमोडेशन पॉलिसी अपनाया, वहां पीस आई। श्रीलंका ने नहीं माना, वहां संघर्ष हुए, वहां सिविल वॉर हुआ। तो इस इन एग्जाम्पल्स को देखें, पिछले दो चैप्टर के पढ़ाई को देखें, तो लगता है कि संगीता का जो स्टेटमेंट है वह सही है। ठीक है, कि अकोमोडेशन की पॉलिसी ने यूनाइट किया है देश को। क्वेश्चन नंबर 6 बात करें। ठीक है, अब इंडिया में ही देखो, हम लोगों ने लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्य बनाया। इससे क्या हुआ? इससे इंडिया और मजबूत हुआ, क्योंकि जो लोग डिफरेंट डिफरेंट भाषा जो हमारे भाई बहन बोलते हैं या जानते हैं, डेली यूज में उनका है, ठीक है, उनको भी लगा, फीलिंग आया कि नहीं चलो हमारी बात को भी माना गया है और अपने एरिया में हम अपनी भाषा को बोल सकते हैं। और भाषा को लेकर तो सबके पास सब कुछ है। ठीक है, कोई मगही को लेकर के सिंपैथी रखता है कि मगही का विकास होना चाहिए। ठीक है, कोई भोजपुरी को लेकर के, तो उसी तरह से स्टेट के रूप में रीजनल लेवल पर जो हमारे दूसरे भाई बहन हैं, ठीक है, वो तमिलनाडु वाले या फिर वेस्ट बंगाल में रहने वाले या गुजरात के, महाराष्ट्र के, केरला के, ठीक है, तो अकोमोडेशन हुआ। ठीक है, देश मजबूत हुआ। दे आर यूजिंग देयर ओन लैंग्वेज इन देयर एरिया एज वेल एज, अगर आप देखोगे तो स्लोली, ठीक है, दे आर लर्निंग, कंपैरेटिवली दे आर लर्निंग हिंदी आल्सो। ठीक है, तो रिजिडनेस नहीं करके एक अच्छा काम हुआ, देश मजबूत हुआ, ऐसा हम लोगों को लगता है। किसी के कुछ और तर्क हो सकते हैं, एक्सेप्शन में बात अलग है। क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट इज। फेडरल गवर्नमेंट का डिस्टिंग्विश फीचर, चार ऑप्शन दिए हैं। ए, नेशनल गवर्नमेंट गिव सम पावर टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लेजिस्लेचर। बी वाला तो बिल्कुल गलत है, ये फेडरलिज्म का फीचर नहीं है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी में पावर का बंटना। इलेक्टेड ऑफिशियल्स एक्सरसाइज सुप्रीम पावर इन द गवर्नमेंट, ये भी नहीं है। गवर्नमेंटल पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो सबसे सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कि जो गवर्नमेंट के पावर हैं वो डिवाइड होते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और आपको उन्हें कैटेगराइज करना है कि वह यूनियन लिस्ट में का है, स्टेट लिस्ट है, या फिर कंकरेंट। आंसर देखिए, डिफेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये यूनियन लिस्ट में जाएगा। पुलिस, एग्रीकल्चर, ट्रेड, यह स्टेट लिस्ट में जाएगा। एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिजेस, यह कंकरेंट लिस्ट में जाएगा। Now after that, question number 8, examine the following pairs that give the level of government in India and the power of government at that level। तो देखो यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं। ठीक है, आपको देखना क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको देखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, देखना नॉट करेक्टली। ठीक है, जो ये मैचिंग है इसमें से कौन करेक्ट नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट, ठीक है, ये तो सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट, सही है।
सेंटर एंड स्टेट कंकरेंट लिस्ट, यह भी सही है। लोकल गवर्नमेंट रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट, यह जो है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रेसिड्यूअरी जो पावर है, रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट पर कानून बनाने वाली जो पावर है वह किसके पास है? वह है यूनियन गवर्नमेंट के पास में, या फिर बोलो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। सो ऑप्शन नंबर डी इज अ रॉन्ग मैचिंग। So the answer is D, local government residuary subject. Now moving to question number 9. Moving to question number 9. अब तक हम लोगों ने पार्ट ए देखा, हम लोगों ने पार्ट बी देखा, और हम लोगों ने पार्ट सी में क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने अब तक देखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, आपको मैच करना है, और मैचिंग के आधार पर करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो सबसे पहले क्या है? यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, तो प्राइम मिनिस्टर सही है। वन का क्या होगा? ए, तो वन का ए कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का हो जाएगा गवर्नर, यानी कि टू का सी। थ्री म्युनिसिपल, म्युनिसिपल में हो जाएगा मेयर, यानी कि थ्री के लिए हो जाएगा डी। फोर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में होते हैं सरपंच। इस तरह से हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। प्लीज सी इट, इट्स गोइंग ऑन इन ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, तो ये सही मैचिंग है। और ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। चलो देखते हैं आंसर में क्या है। आंसर नंबर सी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 according to my PDF which I will send it today or tomorrow. Consider the following two statement, दो statement। ठीक है, now consider the following statement हो जाएगा। ठीक है, which of the statement given above are correct। ठीक है, इसे करेक्शन करने की जरूरत है, यहाँ टू नहीं होगा। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, फोर स्टेटमेंट, फोर स्टेटमेंट्स आर गिवन हियर। ठीक है, और हमें देखना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, कौन सही है। इन अ फेडरेशन द पावर ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर क्लियरली डिमार्केटेड। In a federation, the power of federal and provincial government are clearly demarcated। ठीक है, फेडरेशन में जो पावर है फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का क्लियरली डिमार्केटेड होता है, सही है। ठीक है, दिस वन इज correct, this one is correct। India is a federation because the power of union and state government are specified in constitution and they have executive exclusive jurisdiction on their respective subject। ये वाली बात भी सही है, इंडिया में फेडरेशन है, पावर जो है यूनियन स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है। श्रीलंका इज ए फेडरेशन बिकॉज द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू टू प्रोविंसेस। ठीक है, कंट्री डिवाइड है तो इससे तो नहीं होता है केवल। आगे देखते हैं। इंडिया इज नो लॉन्गर फेडरेशन बिकॉज सम पावर ऑफ स्टेट हैज बीन डिवॉल्व्ड टू लोकल बॉडीज। तो ये फीचर भी गलत है, मतलब ये वाली जो बात है ये भी गलत है। ठीक है, ये केवल डिवाइडेड की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में ए एंड बी ओनली दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें ए एंड बी यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी ओनली। बाकी जो सी और डी स्टेटमेंट है वह सही नहीं है। सी और डी स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। तो आज हम लोग देख रहे थे
उस पीडीएफ को समझ रहे थे जो आपको मैं भेजूंगा टू प्रिपेयर नोट्स। ठीक है, हम लोगों ने उसके ए पार्ट को समझा जिसमें कुछ टर्म्स थे, हम लोगों ने उसके बी पार्ट को भी समझा, उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं जिसको मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया है। और फिर हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन नंबर 10 तक समझा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने अब तक समझा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 है, 13, 14, 15, सम क्वेश्चंस आर लेफ्ट। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे तो कल समझेंगे, या फिर कल कोई नया चैप्टर शुरू करके इसको हम लोग ऑफलाइन समझ लेंगे। ठीक है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? एनी ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन पुट इट इन चैट, अदरवाइज आई विल एंड द क्लास, क्योंकि फिर आपके दूसरे क्लास का टाइम होने वाला है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? Okay, no, sir. ठीक है, thank you very much. Now I am ending the class. Have a nice day. God bless you all.